बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। शिराज कई साल बाद अपने घर लौटा तो उसके दोस्तों ने उसे घेर लिया। काफी सारा वक्त साथ बिताने के बाद और हाल अहवाल पूछने के बाद शिराज के एक दोस्त ने शिराज से पूछा, शिराज, तुमने इतने साल अपने घर से दूर गुजारे हैं, तो कोई ऐसा वाक़या तो सुनाओ जो सच में तुम्हारे साथ पेश आया हो और जिसे तुम आज भी याद करते हो। शिराज ने एक ठंडी आह भरी और कहा, हाँ, याद है मुझे एक ऐसा वाक़या जो मेरे साथ हकीकत में पेश आया है, जिसे मैं आज भी याद करता हूँ और शायद कभी भूल नहीं पाऊंगा। मैं वो वाक़या इस वक्त नहीं सुनाऊंगा, रात को जब सब दोस्त दोबारा मिलकर बैठेंगे तब सुनाऊंगा, क्योंकि ये वाक़या थोड़ा लंबा है और मुझे अपनी शादी की भी कुछ तैयारी करनी है, इसीलिए शाम को मिलेंगे। शिराज ये कहकर वहां से चला गया और बाकी दोस्त भी शाम तक के लिए अपने घरों को चल दिए। शाम होने तक शिराज ने कुछ शादी की जरूरी काम निपटा लिए। रात होते ही दोस्तों की महफिल जमी और ढेरों बातें होने लगी। बातों के दौरान शिराज के एक दोस्त ने उसे याद दिलाया कि शिराज ने वादा किया था कि वो रात को अपनी जिंदगी का वो सच सुनाएगा जो उसे आज भी याद आता है। उस पर शिराज ने कहा, हाँ जरूर। तो सुनो दोस्तों, जब मैं काम के सिलसिले में शेखुपुरा गया हुआ था तो जहां मैं काम करता था वहां नजदीक कोई रिहाइश वगैरह का बंदोबस्त नहीं था, इसीलिए मजबूरन अपनी रिहाइश का इंतजाम गांव टिब्बी हरिया में किया। वहां पे मुझे खुदा खुदा करके एक छोटा सा मकान मिला, बल्कि एक गुजारे के लिए कमरा ही समझ लो। मैं हैरान था कि ये घर अभी तक खाली कैसे पड़ा है और इतनी आसानी से मुझे मालिक मकान ने किराए पर दे दिया, और वो भी बाजार के हिसाब से कदरे कम किराए पर। मैंने सोचा कि मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो मुझे इतनी अच्छी हालत में ये कमरा मिल गया। मकान जरा आबादी से हटकर था, मगर इसमें सहूलियात सारी थी। मैंने तन्हाई की फिक्र ना करते हुए वहां रहना शुरू कर दिया। बाद में मुझे वहां के मकामी लोगों से पता चला कि वहां तो कोई रहने को तैयार ही ना था। मैंने कैसे रिहाइश इख्तियार कर ली, तो मैंने उनसे कहा कि इतना अच्छा घर इतने कम पैसों में किराए पर मिला है, वो इस मौके को हाथ से भला कैसे जाने देता। तब लोगों ने बताया कि उस घर में किसी आसेब का साया है, वहां कोई टिक नहीं पाता, इसीलिए ये घर बरसों से वीरान पड़ा है। इससे पहले भी जो लोग यहाँ रहने के लिए आए थे वो भाग गए थे या फिर खौफ के मारे मारे गए। मकामी लोगों की इन बातों से मैं खासा परेशान हुआ और सोचने लगा कि कहीं ये सच ही ना हो, मगर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था और दूर दूर तक रिहाइश का कोई इंतजाम नहीं था, और मैं अपने खर्च के हिसाब से मालिक मकान को पेशगी किराया भी दे चुका था। जब मुझे कोई राह नजर न आई तो मैंने खुदा को याद करके कहा, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, खुदा सब बेहतर ही करेगा। मैंने अपने दिल को मजबूत रखा और इस घर में रिहाइश इख्तियार कर ली। मुझे पहली आने वाली रात की फिक्र थी जो बिल्कुल तन्हा गुजरनी थी। उस रात के गुजरने के बाद मेरा आधा खौफ तो जाता रहा। मैं काफी हद तक उसे झूठ और लोगों की मन घड़त कहानियां कहता रहा। अगले दिन मैं काम करता रहा और रात को आकर उस किराए के घर में आराम करने लगा और सो गया। दूसरी रात भी जब कोई अनोखी बात न हुई तो मैंने ये बात जानी कि कुछ भी नहीं है यहाँ, और अगर कुछ होता तो अब तक उसे कोई ना कोई अनोखी बात तो जरूर देखने में मिलती, मगर ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब है कि ये मुझसे झूठ बोल रहे हैं और इसके बाद भी कई दिन तक कोई अनोखा वाकया नहीं हुआ। मैं तो जैसे भूल ही चुका था कि अब यहाँ पर मेरे अलावा कोई और भी रहता है। फिर एक रात अचानक से मुझे ख्याल आया कि घर की गैलरी में देखा और साथ ही मैंने कहा, कुछ भी हो, यहाँ पर मेरे अलावा अगर कोई होता तो मुझे दिखाई देता, और वैसे भी इस वीरान घर में कौन रहेगा मेरे सिवा। मैं ये कहकर सो गया। न जाने रात के किस पहर किसी ने मेरा बाजू पकड़कर उठाया। मैं उस अंधेरे में अपने आप को किसी के अचानक थाम लेने से खौफ खाकर रह गया। मैंने फौरन ही बल्ब रोशन करने के लिए स्विच की तरफ बढ़ा। अपने अंदाजे के मुताबिक मैं सारे बटन दबा चुका था, मगर बल्ब रोशन नहीं हुआ। ये नहले पे दहले वाली बात मेरे साथ हुई। मैं अभी इस कर्ब में मुब्तला था कि अचानक ही एक मोमबत्ती रोशन हुई। मैंने मुड़कर फौरन उस जानिब देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी रूह शिकंजे में आ गई हो।
मुझे लगा कि जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ, मगर अपनी आंखों को मसलने के बाद मुझे यकीन हो गया कि यह ख्वाब नहीं हकीकत है जिसका सामना मैं आज करने वाला हूँ। उस मोमबत्ती की रोशनी में मैंने देखा कि एक निहायत ही खूबसूरत लड़की अपने हाथ में मोमबत्ती उठाए खड़ी है और मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। मेरे तो हलक में जैसे जान अटक गई, आवाज निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब मैंने उससे पूछना भी चाहा कि आखिर तुम कौन हो, मेरे पूछने से पहले ही उसके लब खुले और उसने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। और तुम यही जानना चाहते हो ना कि मैं कौन हूँ? तो मैं वही हूँ जिसके बारे में तुमने लोगों से सुना है और जिसे तुम कुछ दिनों से महसूस करने की कोशिश कर रहे थे। आज रात जब तुमने गैलरी में देखते हुए ये कहा कि इस घर में तो कोई भी नहीं है मेरे सिवा, तो मैंने सोचा कि तुम्हें बता दूं कि इस घर में सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी रहती हूँ और इस वक्त से रहती हूँ जब यहाँ पर आबादी का नामो निशान भी नहीं था। उसके नर्म अल्फाज और प्यार भरे लहजे से मुझे कुछ हौसला हुआ, तो मैंने उससे पूछा कि तुम सच बताओ कि कौन हो, कहीं तुम चुड़ैल या कोई बदरू तो नहीं? इस पर वो खिलखिलाकर हंसी और बोली, नहीं, मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ, मैं तो एक आजाद रूह हूँ जो बरसों से इस घर को अपना घर समझती है। मैंने पूछा, मगर मैंने तो लोगों से सुना है कि तुम बहुत जालिम हो और यहाँ पर किसी को भी रहने नहीं देती। तुमने कई लोगों को मार डाला है, क्या तुम मुझे मारने आई हो? वो फिर मुस्कुराई और बोली, मैं जालिम नहीं हूँ, हाँ, मगर मुझे अपने सिवा यहाँ किसी और की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं है। मैंने सिर्फ उन्हीं लोगों को मारा है जिन्होंने मेरी बात नहीं मानी। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, मैं तो बस तुम्हें ये बताने आई हूँ कि तुम्हारे अलावा भी यहाँ कोई रहता है और वो मैं हूँ। अब तुमने मुझे देख लिया है तो तुम ये कभी नहीं कहोगे कि मैं इस घर में अकेला रहता हूँ। मैंने पूछा कि तुमने लोगों को क्यों मारा और क्या तुम मुझे भी मार दोगी अगर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी? तो वो ये कहकर गायब हो गई कि हाँ, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं मार दूंगी। उसके बाद वो कहने लगी कि मैं तुम्हें कल बताऊंगी बाकी बातें। इसके साथ ही मोमबत्ती बुझ गई जो कुछ देर पहले उसके हाथ में थी। ये मेरे लिए एक बिल्कुल नया अमर था और मैं दम साधे खड़ा था। मुझे अभी भी खुद पर यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने एक रूह से बात की है, लेकिन ये सच था और मुझे मानना पड़ा। मैं अपने बिस्तर पर दोबारा लेट गया, मगर नींद मुझसे कोसों दूर जा चुकी थी। मैं रह रहकर उसी के बारे में सोच रहा था। खैर, दिन हुआ और मैं काम पर चला गया, मगर इस रूह के बारे में जानने के लिए मैं आज रात का बेताबी से इंतजार कर रहा था और खुदा खुदा करके रात आ ही गई। खाना बनाने और खाने से फारिग होने के बाद अब मेरी आंखें उस चेहरे की मुंतजिर थी जिसने मेरे वहमो गुमान को जकड़ा हुआ था। रात आई और मैं लेटते ही सो गया। फिर वही हुआ कि किसी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे उठा दिया और मैं पागलों की तरह अंधेरे में इधर उधर देखने लगा। आज फिर मैंने लाइट जलाने के लिए बहुत कोशिश की, मगर आज फिर लाइट ने धोखा दिया और फिर उस रूह ने मोमबत्ती जलाई और कहा, कैसे हो तुम? मैंने कहा, मैं ठीक हूँ। वो कहने लगी, मैं तुम्हें दिन की रोशनी में या बिजली की रोशनी में नहीं, बल्कि मोमबत्ती या लालटेन की रोशनी में ही नजर आ सकती हूँ, क्योंकि रूहों का एक अपना जहां है और अपना तर्ज जिंदगी होता है। मैंने उससे पूछा कि ए रूह, आपका नाम क्या है? तो उसने जवाब दिया, मेरा नाम आंचल है। फिर उसने मुझसे मेरा नाम पूछा तो मैंने उसे अपना नाम बता दिया। उसने बताया कि किस किस को उसने मारा है आज तक। मैं उसकी बातें सुनने लगा। वो कहने लगी कि सबसे पहले जो लोग यहाँ रहते थे वो अच्छे लोग थे, मैंने उन्हें कभी तंग नहीं किया, मगर एक जलील इंसान ने उन गरीबों को धक्के मार मार कर यहाँ से बाहर निकाल दिया और खुद अपने घर वालों के लिए इस घर में रहने लगा। मुझे ये देखकर बड़ा दुख हुआ और बहुत गुस्सा आया। मैंने उस शख्स के बेटे को अपनी मौजूदगी जाहिर कराई और कहा कि अपने बाप से कहो कि यहाँ से जिन लोगों को निकाला है उन्हें वापस यहाँ लाकर रहने दे, वरना मैं तुम सबको भयानक मौत मार डालूंगी। उसके बेटे ने जब अपने बाप से कहा तो वो बद किरदार ये कहने लगा कि कहाँ है वो चुड़ैल भूत, मुझे तो नजर नहीं आ रही। उसने इस घर से जाने से इनकार कर दिया और मुझे गालियां भी दी। मुझे बहुत गुस्सा आया और फिर मैंने उसके किए की उसको सजा दी। इसी तरह बाकी लोगों को भी उसकी हकीकत का इल्म हो गया था। मैंने सबसे पहले उस शख्स की बीवी के जिस्म में दाखिल होकर उसे अपने इख्तियार में करते हुए छुरी के वार से उस शख्स के सामने उसकी दोनों बेटियों का गला काट दिया और फिर उसकी बीवी को भी अपने गले पर छुरी चलाने पर मजबूर कर दिया। उस शख्स ने जब ये देखा तो हैरान और परेशान होकर रोता रहा, मगर मैंने उस पर खत्म न किया, बल्कि उसके बेटे को उसकी आंखों के सामने दिल से महरूम करके आग में फेंक दिया।
اس کے بعد وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگا، مگر میں نے اس کے حواس اس سے چھین لی اور صرف اسے اتنا یاد رہنے دیا کہ اس نے کسی پر ظلم کیا تھا۔ وہ گلی گلی میں سب کو یہی کہتا پھرتا تھا کہ میں بہت ظالم ہوں، میں پاگل ہوں۔ اس کی یہی سزا کافی ہے کہ وہ زندوں میں ہے اور نہ مردوں میں، بلکہ ایک چلتی پھرتی لاش ہے۔ اس کے چند ماہ بعد یہ گھر ویران پڑا رہا۔ پھر بعد میں ایک دو لوگ آئے اور جو نہایت ہی برے تھے۔ وہ جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگائے رکھتے تھے اور ہر وقت لڑتے رہتے تھے، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے۔ میں ان کی وجہ سے بہت پریشان ہو جاتی تھی، اسی لیے میں نے ان کو نہایت ہی بھیانک شکل و صورت کا روپ دھار کر ڈرایا تو وہ اپنا سامان بھی یہیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس کے بعد ایک اور شخص آیا جو تنہائی کے باعث ہی یہاں سے چل بسا۔ پھر لوگ اس گھر کو منحوس اور آسیب زدہ کہنے لگے، اور جیسے جیسے یہ بات پھیلتی گئی لوگ اس طرف آنے سے بھی ڈرنے لگے۔ مگر ایک بات تو اچھی ہوئی کہ مجھے سکون سے رہنے کا موقع نصیب ہو گیا۔ اس کے بعد تم آئے تو مجھے لگا تھا کہ تم بھی ان انسانوں کی طرح ہوگے جو یا تو بھاگ جاؤ گے یا مارے جاؤ گے، مگر تمہاری عادات، تمہارے رہن سہن کا طریقہ مجھے پسند آیا ہے اور تم مجھے اچھے لگنے لگے ہو، اسی لیے میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا اور نہ کہنا چاہتی ہوں۔ میں تو شاید تمہارے سامنے بھی نہ آتی مگر تم نے مجھے آنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم واقعی اتنی حسین ہو یا پھر تم نے اپنا روپ بدلا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگی، روح کا اصل روپ اس کی ظاہری روپ سے الگ ہوتا ہے۔ تمہیں میں اس روپ میں اسی لیے دکھائی دے رہی ہوں کہ کہیں تم میرا اصلی روپ دیکھ کر ڈر نہ جاؤ، کیونکہ جن یا پری، بھوت یا چڑیل اور یا پھر کوئی اور آزاد روح، ان کا اپنا اور صحیح روپ بڑا بھیانک ہوتا ہے۔ انسان اسے دیکھنے کی ہمت نہیں رکھتا، وہ ڈر جاتا ہے۔ اسی لیے میں اس روپ میں تم سے بات کرنے کے لیے آتی ہوں۔ میں نے اصرار کیا کہ نہیں، میں نہیں ڈرتا، تم مجھے اپنا اصلی روپ دکھاؤ، میں تمہارا اصلی روپ دیکھنا چاہتا ہوں کہ روح کا اصلی روپ کیسا ہوتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ تمہارے بس کی بات نہیں، تم نے میری ذرا بھی جھلک دیکھ لی تو برداشت نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ وہ روپ بڑا خوفناک ہے۔ جب میں نے بہت اصرار کیا تو اس نے کہا، چلو ٹھیک ہے، کل میں تمہیں اپنا اصلی روپ دکھاؤں گی، اپنا خیال رکھنا، تم مجھے اچھے لگتے ہو۔ وہ یہ کہہ کر غائب ہو گئی۔ موم بتی بھی بجھ گئی اور میں بھی سونے کے لیے لیٹ گیا۔ صبح ہوئی تو میں اپنے کام پر چلا گیا۔ آج مجھے پچھلے دن سے بھی کہیں زیادہ رات ہونے کا انتظار تھا، کیونکہ میں یہ دیکھنے والا تھا کہ جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ آخر کار رات ہو گئی اور میں کھانے سے فراغت حاصل کر کے اپنے بستر پر لیٹتے ہی نہ چاہتے ہوئے سو گیا۔ پھر آدھی رات کو کسی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اٹھا دیا۔ آج مجھے کچھ زیادہ حیرت نہ ہوئی، بلکہ میں سمجھ گیا کہ وہ آ گئی ہے، اور اب بھی میں بے چین تھا کہ کب میں اس کا اصلی روپ دیکھوں گا۔ پھر جب موم بتی روشن ہوئی تو جو منظر میں نے دیکھا، خدا کی پناہ، میں تو وہیں چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب میں ہوش میں آیا تو میں نے دیکھا کہ اس آنچل نامی روح نے میرا ہاتھ تھاما ہوا تھا، میرے بہت قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اسے اپنے اتنا قریب پا کر ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس پر اس نے مجھے کہا، ڈرو نہیں، میں نے اپنا روپ بدل لیا ہے، دیکھو میں وہی حسین لڑکی کی طرح بن کر آئی ہوں۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے تھوڑا سکون کا سانس لیا۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، میں نے کہا تھا نا کہ قدرت کے اس راز کو دیکھنا اور برداشت کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ وہ اتنی ہمت نہیں رکھتا کہ وہ ان سب چیزوں کی اصلیت کو اپنی آنکھ سے دیکھ سکے۔ میں نے اس سے کہا، اگر مجھے پتا ہوتا کہ اتنا خوفناک منظر ہوگا تو میں تمہیں کبھی نہ کہتا۔ اس کے بعد اگلی رات وہ نمودار ہوئی تو مجھے صاف الفاظ میں کہنے لگی، شیراز، مجھے تم بہت اچھے لگتے ہو۔ پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ کاش میں بھی انسان ہوتی۔ انسان کتنے حسین ہوتے ہیں، مگر کچھ برے بھی ہوتے ہیں۔ میں تمہیں چاہنے لگی ہوں شیراز، مجھے کبھی چھوڑ کر نہ جانا، میں تمہارے بغیر رہ نہیں پاؤں گی، مجھے تمہاری ضرورت نہیں، عادت ہو گئی ہے۔ میں نے اس کو سمجھاتے ہوئے کہا، میں کہیں نہیں جا رہا، دیکھو تمہارے پاس ہی ہوں۔ اس کے بعد آئے دن میری ترقی پر ترقی ہوتی گئی، کیونکہ وہ جس رات یہ کہتی تھی کہ کل تمہیں ایک اچھی خبر ملے گی تو اگلی صبح میری ترقی ہو جاتی تھی، اور اب میں جان چکا تھا کہ یہ سب وہی کر رہی ہے۔ میں رات کو اس کا شکریہ ادا کرتا اور اسی طرح ڈھیروں باتیں کرتے رہتے۔ وہاں رہتے رہتے میرے پاس اتنا پیسہ آ گیا تھا کہ میں ایک نہیں 4 گھر خرید سکتا تھا، مگر میں اس کرائے کے گھر سے نہیں گیا کیونکہ مجھے اس سے دور نہیں رہنا تھا۔ اس طرح دن، مہینے اور کئی سال گزر گئے۔ پھر ایک روز گھر والوں کا مجھے خط ملا جس میں لکھا تھا کہ بیٹا جلدی سے گھر آ جاؤ، ہم نے تمہاری شادی طے کر دی ہے اور کچھ ہی دنوں بعد تمہاری شادی کا دن ہے۔ یہ اچانک خبر مجھے پریشان کر گئی۔ میں سوچ رہا تھا کہ آخر کروں
तो क्या करूं? फिर मैंने इस बात का जिक्र आंचल नामी रूह से किया तो ये खबर सुनकर उदास हो गई और फिर कहने लगी, नहीं शिराज, तुम मेरे अलावा किसी और के नहीं हो सकते। मैं तुम्हें अपने से कभी जुदा नहीं कर सकती। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैंने उससे कहा, देखो आंचल, मैं जानता हूं कि तुम मुझे बहुत चाहती हो, मैं भी तुमसे दूर नहीं जाना चाहता, लेकिन तुमने ही तो कहा था कि कुदरत का कानून है। अब तुम खुद ही बताओ, क्या मैं और तुम कभी एक हो सकते हैं? एक इंसान और एक रूह का मिलन मुमकिन है क्या? नहीं आंचल, यह कुदरत का कानून है, इसे हम बदल नहीं सकते। जिस तरह अरवाह की कई ज़रूरियात हैं, इसी तरह इंसानों की भी बहुत सारी ज़रूरियात हैं, और उनमें से एक शादी भी है। ज़रा सोचो, क्या हम एक दूसरे की ख्वाहिशात कभी पूरी कर सकते हैं? आंचल ये सुनकर फौरन वहां से गायब हो गई और फिर अगली रात मेरे बहुत करीब आकर कहने लगी, जाओ, चले जाओ अपने घर और कर लो शादी। मेरा क्या है, मैं तुम्हें पहले भी चाहती थी, अब भी चाहती हूँ और तुम्हें चाहती रहूंगी। तुम्हें सूरज की पहली किरण के साथ उजाले की तरह याद करती रहूंगी। मैंने उससे कहा कि आंचल, कुदरत का कानून है, हर किसी को जाना है। तुम भी मेरी खातिर अपनी दुनिया में वापस चली जाओ। वो ये कहकर चली गई। जब तुम अपने घर वापस जाओगे तो मैं भी उस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। मैंने देखा उसकी आंखों में आंसू थे। जब मैं घर से निकला तो वो मुझे देखते हुए आंसू बहाते हुए गायब हो गई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में जरूर बताइए।